नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। इस दिन हम भारत रत्न विधान चंद रॉय को सलाम करते हैं। इस मौके पर पीएम मोदी मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों को उनसे बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन आईएमए कर रहा है। डॉक्टर विधान चंद रॉय ने मॉडर्न मेडिसिन के लिए अहम भूमिका निभाई थी। वो महात्मा गांधी के दोस्त और उनके निजी डॉक्टर भी थे। उनकी जयंती को ही देश में डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। कोरोना काल में डॉक्टरों ने जिस तरह से अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात काम किया, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार उनका आभार जता चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर डे पर बधाई दी। ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि आइए नेशनल डॉक्टर्स डे को डॉक्टर्स के समर्पण के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में मनाएं, ताकि वो अपनी क्षमता के अनुसार बीमारी का इलाज कर सके। कोविड-19 के समय में डॉक्टर्स ने बेहतर काम किया। हम निस्वार्थ सेवा करने वाले उन डॉक्टर्स की बहुत ऋणी हैं, जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। तो डॉक्टर्स डे पर सीएम योगी ने भी ट्वीट कर सभी डॉक्टर्स को बधाई दी। उन्होंने लिखा, सभी चिकित्सकों को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की बहुत बहुत बधाई। कोरोना महामारी के दौरान जिस प्रतिबद्धता के साथ आप सभी ने मानव जीवन की रक्षा में अमूल्य योगदान दिया, वो अत्यंत सराहनीय है। प्रभु श्री राम आप सभी को सपरिवार स्वास्थ्य रखे एवं दीर्घायु प्रदान करें। संत कबीरनगर से बीजेपी के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी का निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। वो करीब 50 साल के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। शरद त्रिपाठी देवरिया से बीजेपी सांसद रमापति राम त्रिपाठी के बेटे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सीएम योगी ने उनके निधन पर शोक जताया। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने उनके निधन पर शोक जाहिर किया। शरद त्रिपाठी ने संत कबीरनगर से 2014 का लोकसभा चुनाव जीता था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर शरद त्रिपाठी के निधन पर शोक जताया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, बीजेपी के कर्मठ नेता और संत कबीरनगर के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी ने हमेशा जनता के हितों से जुड़े मुद्दों को उठाने का काम किया। उनका असामयिक निधन बीजेपी परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं डॉक्टर रमापति, उनके सभी परिजनों को और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ओम शांति। पूर्व बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी के निधन पर सीएम योगी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। संत कबीरनगर से भाजपा के पूर्व सांसद श्री शरद त्रिपाठी जी का असामयिक निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि शोकाकुल परिजनों को ये दारुण दुख सहने की शक्ति व दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। ओम शांति। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पूर्व सांसद को श्रद्धांजलि दी और उनका जाना उत्तर प्रदेश व भाजपा दोनों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिजनों एवं समर्थकों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी शरद त्रिपाठी को याद करते हुए मार्मिक ट्वीट किया, मैं निशब्द हूं, ऐसा लगता है अभी बोल उठेगा शरद। चल दीदी, क्षेत्र में कार्यक्रम करना है। चला गया। प्रभु की यही इच्छा थी। ईश्वर शरद त्रिपाठी जी की आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे। बाकी खबरों का जिक्र करते हैं। आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और सीएम ने उन्हें बधाई दी है। फोन पर 47वें जन्मदिन की बधाई दी। अखिलेश ने जताया सीएम योगी का आभार। और अनामिका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। अनामिका, अखिलेश यादव का बर्थडे है, समाजवादी पार्टी कैसे मना रही है? हालांकि मुबारकबाद तो मुख्यमंत्री ने भी दे दी है।
और देखिए, आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव। 5 साल तक उन्होंने सरकार को संभाला है, उत्तर प्रदेश को में सरकार चलाई है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अगर चुनाव के भी लिहाज से बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण उनका चेहरा, तस्वीर और उनकी पार्टी का योगदान रह सकता है। अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को फ़ोन पर बात करके सुबह सुबह उनके जन्मदिन की बधाई दी है। हालांकि इसके पहले अखिलेश यादव भी पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था तो उन्होंने भी फ़ोन करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी थी। तो राजनीति से इतर जो भी प्रतिस्पर्धा हो या फिर बाकी जो चीज़ें हो जो राजनीति में चलती हैं, बयानबाजी, उससे इतर दोनों ही नेताओं ने अगर एक दूसरे को जन्मदिन पे बधाई दी है तो राजनीति से इतर ये तस्वीर कुछ और बयां करती है। दूसरी बात रही समाजवादी पार्टी के बर्थडे को सेलिब्रेशन की, तो इस बार चूंकि कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। और इसके अलावा अखिलेश यादव ने खुद भी कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि इस बार उस जोश और खरोश के साथ जन्मदिन को ना मनाएं, बेसादगी के साथ सब अपने अपने घरों में रहे। लेकिन बावजूद इसके पार्टी कार्यालय पे बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, अलग अलग माध्यमों से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं और उनकी लंबी उम्र की शुभकामना दे रहे हैं। जीनत, ठीक, आप रहिए हमारे साथ और बातचीत करेंगे। तो आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन जो है वो मना रहे हैं। समाजवादी पार्टी उनके जन्मदिन को संकल्प दिवस के तौर पर मनाती है। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पूजा पाठ का भी आयोजन किया। अखिलेश यादव का ये 47वां जन्मदिन है। इटावा, कन्नौज, आजमगढ़ में पूर्व सीएम के जन्मदिन को धूमधाम से मनाने के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। हालांकि देखिए, कोरोना काल है। अखिलेश यादव ने कहा भी है कि आप सादगी से मनाइए और समाज सेवा को जहन में रखते हुए। और यहाँ पर जो है कुछ जगहों से आप सोशल मीडिया पर आप जाके देखिए, तमाम जगहों पर अखिलेश यादव को बधाई संदेश दिए जा रहे हैं। यूपी में आज से वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। राजधानी लखनऊ में इस महोत्सव की शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। सुबह 9:30 बजे सीएम योगी वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस अभियान के जरिए प्रदेश भर में 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि प्रदेश में हरियाली को बढ़ावा मिल सके। और सीएम योगी ने इस बारे में ट्वीट करके वन महोत्सव की बधाई दी। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, वन है तो कल है। सभी प्रदेशवासियों को वन महोत्सव सप्ताह की बहुत बहुत बधाई। वन है तो कल है के मूल मंत्र को अपनाते हुए सभी अपने आसपास वृक्षारोपण करें, क्योंकि प्रकृति व मनुष्य के लिए वनों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए आज हम सभी वृक्षारोपण और उनके संरक्षण का संकल्प लें। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, 30 करोड़ पौधों का टारगेट है लगाने का। इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। और देखिए, वन महोत्सव की शुरुआत आज से हो रही है और शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये लखनऊ का मशहूर स्कूल है, CMS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, और इसी के कैंपस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आकर के पौधारोपण करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस पौधे को लगाएंगे, मैं उस पौधे को भी दिखा दूँ आपको। ये देखिए, अब मुख्यमंत्री को जो पौधा लगाना है वो ये पौधा है। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं या जो फाउंडर मेंबर हैं, वो भी इनके साथ पौधारोपण करेंगे। लेकिन ये जो जगह दिखाई दे रही है आपको, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए खास तौर पे इसको प्लेस किया गया है। यहाँ पे मुख्यमंत्री पेड़ लगा करके शुरुआत करेंगे कम से कम आज से वन महोत्सव की। वन महोत्सव जो पूरे हफ्ते चलेगा, इसके लिए सरकार की ओर से तैयारी ये की गई है कि 30 करोड़ पौधे लगा करके प्रदेश को हरा भरा करने का लक्ष्य रखा गया सरकार की ओर से। हालांकि पिछले साल जो लक्ष्य था वो 25 करोड़ का था, लेकिन इस बार इस लक्ष्य को बढ़ाया गया है। अलग अलग विभागों को इस लक्ष्य को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। सबसे ज्यादा लक्ष्य दिया गया है वन विभाग को। 10 करोड़ से ज्यादा पौधे इस बार लगाने हैं वन विभाग को। इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भी 2 करोड़ 3 करोड़ इस तरीके से टारगेट दिया गया है, ताकि डिपार्टमेंट्स अपनी ओर से इनिशिएट करके वन महोत्सव को कम से कम जिस तरीके से बेहतर बनाएं और हरा भरा रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इस बार ये भी कहा गया है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए आप वो पौधे लगाइए जो आपके ऑक्सीजन के लिए ठीक है, आपके डाइजेशन के लिए ठीक है, आपकी इम्यूनिटी के लिए बूस्टअप करने के लिए ठीक है। तो पौधे आम जो होते हैं, फूल होते हैं, बाकी जो सब्जियां होती हैं, फल होती हैं, तो सब्जियों में आप ऐसी सब्जियां लगाएं, फलों में आप ऐसे फल लगाएं जो कोरोना काल को देखते हुए आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद हो। तो वन महोत्सव की आज से शुरुआत हो रही है और ठीक पीछे देखिए तैयारियां जो है वो आपको दिखाई दे रही है। ठीक, अनामिका, मुख्यमंत्री जैसे ही पहुंचेंगे हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, पौधारोपण करेंगे, वो भी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। और ये बात सही है कि कोरोना काल ने पेड़ों के महत्व को वाकई बहुत समझाया है बारीकी से। तो आप भी अगर लगा सकते हैं अपने आसपास पौधे तो बेशक लगाइए। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। यूपी की तारीफ हुई है ऑस्ट्रेलिया में। सांसद क्रेग केली ने यूपी की तारीफ की है। खतरनाक डेल्टा वेरिएंट को रोकने में यूपी सफल रहा है। 230 मिलियन आबादी के बावजूद भी यूपी सफल। 67 मिलियन आबादी के बाद भी यूके पिछड़ा।
आइवरमेक्टिन टैबलेट से यूपी ने किया इसे कंट्रोल। यूके की बात करें तो आइवरमेक्टिन को उन्होंने रिजेक्ट किया। तो कुल मिलाकर तारीफ हुई है। भारत के राज्य यूपी की आबादी का वो जिक्र करते हैं और उसके बाद तारीफ करते हैं। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। भारत के राज्य यूपी की आबादी 230 मिलियन है, लेकिन जिस तरह से यूपी ने आइवरमेक्टिन दवा से खतरनाक डेल्टा को रोका, उसकी तारीफ हो रही है। और यूपी में 182 नए केस आए, जबकि यूके की आबादी 67 मिलियन है, लेकिन आइवरमेक्टिन दवा को रिजेक्ट करने के कारण यूके में रोजाना केस 20,479 है। मुकुल गोयल यूपी के नए डीजीपी बन गए हैं। उन्होंने हितेश चंद्र अवस्थी की जगह ली है। यूपी सरकार ने मुकुल गोयल को यूपी का नया डीजीपी बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुकुल गोयल अभी बीएसएफ में एडीजी के पद पर तैनात हैं। इसके पहले कल हितेश चंद्र अवस्थी ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को चार्ज सौंपा था और शाम में मुकुल गोयल के नाम पर मुहर लगी थी। तो न्यूज 18 ने जो दावा किया था उस खबर में शाम होते होते मुहर लग गई। न्यूज 18 ने 3 नामों में मुकुल गोयल को यूपी के डीजीपी बनाने की खबर चलाई थी और जब अंतिम मुहर सरकार की लगी तो उनके नाम पर ही लगी। न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। मुकुल गोयल बने यूपी के नए डीजीपी। 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर, तेज तर्रार अफसर की छवि, उलझे हुए मामलों को हल करने में माहिर। आईआईटी नई दिल्ली से बीटेक की पढ़ाई की, बीटेक के बाद एमबीए किया। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रह चुके हैं गोयल। उत्तर प्रदेश को मिल गया है नया डीजीपी। गृह विभाग ने 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर मुकुल गोयल को नया डीजीपी बनाए जाने के आदेश जारी कर दिए और इसी के साथ एक बार फिर न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर पर मोहर लग गई। न्यूज 18 ने सबसे पहले दिखाया था डीजीपी पद की रेस में मुकुल गोयल सबसे आगे हैं और हुआ भी वही। सीएम योगी ने मुकुल गोयल के नाम पर सहमति जता दी। मुकुल गोयल मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। वो वाराणसी, गोरखपुर, सहारनपुर, आजमगढ़ और मेरठ में एसएसपी की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इसके अलावा आईटीबीपी और बीएसएफ में भी आईजी रह चुके हैं। वे कानपुर, आगरा, बरेली रेंज के डीआईजी और बरेली जोन के आईजी भी रह चुके हैं। इसके अलावा यूपी में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर भी काम कर चुके हैं। मुकुल गोयल तेज तर्रार छवि के अफसर हैं। माना जाता है कि मुश्किल हालात को काबू करने में वो एक्सपर्ट हैं। यही वजह है कि मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान अरुण कुमार को हटाकर मुकुल गोयल को ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया था। उनकी लीडरशिप में यूपी पुलिस ने कई आतंकियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। हर मामले पर मुकुल गोयल अपनी बेबाक राय रखते हैं। यूपी का डीजीपी बनने के बाद उनके ऊपर योगी सरकार ने क्राइम कंट्रोल की जो मुहिम छेड़ रखी है उसे अपने अंजाम तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। ऋषभ मणि के साथ अनामिका सिंह, न्यूज 18। बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट। और कानपुर से धर्मांतरण केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उमर गौतम की कट्टरपंथियों पर थी नजर। मूक बधिर स्कूल के छात्रों को उसने उकसाया, 50 से ज्यादा मजदूरों को उकसाया। उमर की संस्था धर्मांतरण कराना चाहती थी। एटीएस के सूत्रों से यह खुलासा हुआ है। तो देखिए, रोजाना नए खुलासे होते हैं। श्याम, ये क्या खुलासा है, जरा दर्शकों को बताइए, कैसे ये टारगेट कर रहे थे मूक बधिर लोगों को? संपर्क टूट गया है, 50 से ज्यादा। देखिए, ये जो जानकारी आ रही है और ये बड़ा हैरान करने वाली बात है कि किस तरह से ये शिकार कर रहे थे एक तरह से इन लोगों का। 50 से ज्यादा मजदूरों को इन्होंने उकसाया। और उमर की जो संस्था है, दावा संस्था, आप जानते हैं दिल्ली में भी एक दो जगह पर इनके ऑफिस हैं और अलग अलग स्टेट्स में तकरीबन 26 राज्यों का जिक्र होता है जहां पर इनका पूरा एक ग्रुप है जो धर्मांतरण का काम कराता है। तो ये कैसे उन्हें टारगेट करते थे, महिलाओं को, मूक बधिर लोगों को या फिर गरीबों को। कानपुर के बिकरू कांड के 2 और आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई हुई है। रमेश चंद्र और बबलू मुसलमान के खिलाफ
एनएसए की कार्रवाई की गई है। इससे पहले चौबेपुर पुलिस ने शिवम उर्फ दलाल पर लगाया था एनएसए। घटना को लेकर पैदा हुए भय और पलायन को बनाए रासुका का आधार। तो जैसे जैसे बिकरू कांड का खुलासा हो रहा है और इनका कच्चा चिट्ठा खुल रहा है, सख्त धाराएं लगाई जा रही है। खबर मेरठ से आ रही है। 20 से ज्यादा बच्चे बीमार हैं, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। जिला अस्पताल रेफर किया गया है। कारण फूड पॉइजनिंग बताई जा रही है। खीर खाने से ये बच्चे बीमार हुए थे। उल्टी दस्त के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी। थाना इंचोली क्षेत्र की ये घटना है। 20 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए हैं। अब ये प्रश्न है कि क्या ये किसी शादी समारोह में गए थे या किसी कार्यक्रम में या कोई भंडारा था? कहां पर इन बच्चों ने इकट्ठे खाना खाया, ये भी जांच की जा रही है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर बुधवार को हुए झड़प पर भारतीय किसान यूनियन के 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर बीजेपी नेता अमित वाल्मीकि की शिकायत पर की गई है। दरअसल बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ता अपने नेता अमित वाल्मीकि का स्वागत करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे। तभी कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर बीकेयू के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता को काले झंडे दिखाए और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। उधर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में प्रशासन ने 32 बिल्डर्स पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्डर्स की 344 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। इसमें 162 फ्लैट, 6 प्लॉट, 5 दुकानें, 28 विला शामिल हैं। आरोप है कि बिल्डर्स या तो खरीदारों को फ्लैट पर कब्जा नहीं दे रहे थे या फिर उनके रुपए नहीं लौटा रहे थे। रेरा ने भी बिल्डर्स को दर्जनों लेटर लिखे थे, लेकिन बिल्डर्स ने गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में रेरा की आरसी जिला प्रशासन को प्राप्त होती हैं। तो इसमें कुल हमारे 115 बिल्डर्स हैं जिनके खिलाफ हमारे पास आरसी प्राप्त हुई है। उनमें 32 जो बड़े बिल्डर्स थे उनको नोटिस दी गई है और उनके संपत्तियों को कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में अंतर्निहित धनराशि हमारी लगभग 2 अरब 77 करोड़ की है और जिसको हम लोग निकट भविष्य में उसकी नीलामी करके उसकी वसूली करेंगे और जितनी भी आरसीज आई हैं उनको बेबाक करेंगे। आम का एक पेड़, लेकिन उस पर 121 किस्म के आम। सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच है। सहारनपुर में आम का एक ऐसा ही पेड़ है जिस पर आपको दशहरी, चौसा, सफेदा, आम्रपाली जैसे सभी आमों का स्वाद मिल जाएगा। देखिए। अगर हम आपसे कहें कि एक आम के पेड़ पर 121 किस्म के आम लग सकते हैं तो यकीनन आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये बात 100% सच है और उसके लिए आपको मलिहाबाद जाने की भी जरूरत नहीं। ये अनोखा पेड़ सहारनपुर में है जिस पर 121 किस्म के आम लगते हैं। सहारनपुर के कंपनी बाग में आम के एक पेड़ पर 121 किस्म के फल की पैदावार हो रही है। करीब 5 साल पहले कंपनी बाग में ये अनोखा प्रयोग किया गया था जिसका मकसद आम की नई नई किस्म पर शोध करना था और आज ये प्रयोग बड़ा फलदायक दिखाई दे रहा है। आम उत्पादन के मामले में सहारनपुर का नाम सबसे ऊपर है। जिले की फल पट्टी में आम की बागवानी जमकर की जाती है और इस कारण सहारनपुर में आम की नई नई किस्मों पर शोध भी होते रहे हैं। हमारा बिजू जहाँ वहीं रहेगा। जिस पौधे का हमें आम चाहिए उस पौधे के हम टहनी लेते हैं, उस टहनी को लाके यहाँ बांधते हैं तो वो हमारा आम तैयार हो जाता है। तो उसी को देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए ये 15 साल का पौधा है। जब ये 5 साल से ऊपर का हो गया उस पर से हम यहाँ के वैज्ञानिकगण हमारे बांधना शुरू किए। तब से लेकर आज 15 साल का हो गया लगभग। तो इस पर 121 प्रजातियों की जो है विभिन्न तरह की कलम जो है बांधी गई है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये पेड़ 15 साल पुराना है और उस पेड़ पर जब ये शोध किया गया था तब इसकी उम्र 10 साल थी। आम के देसी पेड़ की शाखाओं पर अलग अलग किस्म के आमों की ब्रांच यानी कलमें लगाई गई थी, जिसके बाद पेड़ की देखरेख के लिए अलग से नर्सरी इंचार्ज की नियुक्ति भी हुई थी और इसी देखरेख का ये नतीजा है कि अब इस पेड़ की सभी कलमों पर अलग अलग तरह के आम लगे दिखाई देते हैं। इस समय जो है 30-35 प्रजातियों का इसमें फैलाया हुआ है। जो अर्ली प्रजातियाँ थी वो टूट गई है और इस समय मीडियम लेट प्रजातियाँ चल रही हैं, वहीं इस पर है। बात अगर इस पेड़ पर उगने वाले आम की किस्मों की करें तो इस पेड़ पर आपको दशहरी, लंगड़ा,
चौसा रामकेला, आम्रपाली, सहारनपुर अरुण, सहारनपुर सौरभ और लखनऊ के सफेदा जैसे कुल 121 आमों का स्वाद लेने का मौका मिल जाएगा। सहारनपुर से न्यूज़ 18 के लिए देवेश त्यागी की रिपोर्ट। जिन्होंने हमारे लिए